नमस्कार, मैं विरल चावला योगा स्कूल ऑफ भारत में आपका स्वागत करता हूँ। योगा स्कूल ऑफ भारत कहता है मनसः कृते योगः, यानी कि योगा फॉर द माइंड। बट आज हम बात करेंगे योगा के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट और अष्टांग योगा के तीसरे लिंब के बारे में। जी हाँ, आसना के बारे में। ये सबसे महत्वपूर्ण लिंब माना गया है क्योंकि इसी की वजह से, इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस की वजह से ही योगा को विश्व भर में प्रसिद्ध किया गया है। सबसे पहले हम आसना का मतलब जान लेते हैं। आसना को आसान भाषा में हमारे बॉडी का एक पार्ट बटक्स रीजन यानी कि सीट बोला गया है। महर्षि पतंजलि के हिसाब से आसना को उन्होंने समझाते हुए कहा है स्थिरम सुखम आसनम। स्थिरम मतलब स्टेडी या स्टेबल, सुखम मतलब कंफर्टेबल या इजी, आसनम मतलब पोजीशन। कंफर्टेबल एंड स्टेडी पोजीशन को आसना बोला गया है। आसना का ओरिजिन इसीलिए किया गया था कि राज योगा यानी कि मेडिटेशन या इंटरनल बॉडी का जो योगा माना जाता है, योगा फॉर द माइंड जो बोला जाता है, उसमें आप घंटों एक ही जगह पे मेडिटेट करते हैं यानी कि ध्यान लगाते हैं। किंतु एक ही पोजीशन में बैठ के अगर आप लंबे समय तक ध्यान लगाना चाहें तो उसके लिए आपकी बॉडी और माइंड का संतुलन यानी कि बैलेंस होना बहुत जरूरी है। उसी की वजह से आसना का ओरिजिन किया गया ताकि आप कुछ ऐसे मूवमेंट, फिजिकल मूवमेंट या इंटरनल मूवमेंट्स की वजह से आप बॉडी और माइंड का बैलेंस बना के अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करके आप इस पोजीशन में कंफर्टेबली लंबे समय तक बैठ पाए जहां पर आपको कोई बॉडी का पेन ना हो, कोई ऐसी फीलिंग ना हो जिस वजह से आप बैठ ना पाए। किंतु कुछ समय बीतने पर योगा मास्टर्स ने हाथ योगा को फॉलो करना शुरू किया। हाथ योगा हमने समझा था योगा फॉर द फिजिकल बॉडी, जिस वजह से मास्टर्स ने फील किया कि आप अपनी फिजिकल बॉडी के थ्रू ही आप इंटरनल बॉडी में जा सकते हैं। राज योगा केवल एक इंटरनल बॉडी की प्रैक्टिस मानी जाती थी, किंतु हाथ योगा फिजिकल बॉडी के मूवमेंट से या फिजिकल बॉडी के थ्रू आप इंटरनल बॉडी में ट्रैवल करते हैं, जानते हैं, समझते हैं, उसको हाथ योगा बोला गया है। इसीलिए एंशिएंट टेक्स्ट हाथ योगा प्रदीपिका में आसना का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। एंशिएंट टेक्स्ट और योगिक स्क्रिप्चर्स के हिसाब से 84 लाख आसनास बताए गए हैं। 84 लाख का मतलब यह था कि 84 लाख तरीके की प्रजातियां दुनिया में एग्जिस्ट करती थी। हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से भी अगर आप लाइफ एंड डेथ के रीबर्थ या इनकारनेशन की साइकिल से आप अगर निकलना चाहते हैं तो आपको 84 लाख बार जन्म लेना होता है। उसका मतलब यह साफ है कि 84 लाख तरीके की प्रजातियां इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। इसीलिए 84 लाख ऑफ आसनास समझाए गए हैं, क्योंकि हर आसना किसी ना किसी एनिमल या नेचर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे जैसे समय बीतता रहा, योगा मास्टर्स ने योगा को इवॉल्व करते हुए 84 लाख ऑफ आसनास से कुछ 100 आसनास बताए गए, जिस वजह से योगा विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ। आसना को हमने समझा कि एक ये स्टेडी एवं कंफर्टेबल पोस्चर या पोजीशन है। जो पोस्चर या पोजीशन बताई गई है, ये एक एनिमल या किसी नेचर को रिप्रेजेंट करता है। योग आसना को अच्छे से करने के लिए 4 बातों का ध्यान में रखना बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, राइट पोस्चर। दूसरा, राइट ब्रीदिंग। तीसरा, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। और चौथा, काउंटर पोज। इन बातों का ध्यान में रखना इसीलिए जरूरी है क्योंकि राइट पोस्चर यानी कि अगर आपका पोस्चर सही नहीं है तो आप अपने आप को, अपनी बॉडी को नुकसान भी कर सकते हैं। पोस्चर के सही होने का मतलब ये नहीं है कि आपको पोस्चर या पोजीशन अटेन करने के लिए बॉडी को स्ट्रेच या स्ट्रेन करने की जरूरत है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको सही तरीके से करना है। अगर आप पूरी पोजीशन ना भी ले पाए, जितनी भी आप लेते हैं वो तरीका, वो पोजीशन सही होनी चाहिए।
दूसरा है राइट ब्रीदिंग। ब्रीदिंग पैटर्न को आसना की हर पोजीशन में ध्यान में रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप गलत ब्रीदिंग पैटर्न फॉलो करते हैं तो आपकी फिजिकल एवं इंटरनल बॉडी में काफी नुकसान भी हो सकता है। योगा जितनी अच्छी प्रैक्टिस है आपकी बॉडी के लिए, उतना ही नुकसानदायक भी हो सकती है अगर आप इसको सही तरीके से ना करें। तीसरा होता है कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, यानी कि अगर आप कोई ऐसा आसन करते हैं जो आपकी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है या आपकी फिजिकल या मेंटल कंडीशंस आपको अलाउ नहीं करती, तो उन बातों का हमें ध्यान में रखना जरूरी है, जिसके लिए हम वेरिएशंस का फॉलो कर सकते हैं या फिर कोई ऑल्टरनेट आसन कर सकते हैं। अगला आता है काउंटर पोज, यानी कि हर आसन का एक अपोजिट पोज जरूर होता है कि अगर आप आगे की तरफ बेंड होते हैं तो आपको पीछे की तरफ बेंड होना भी जरूरी है उसके बाद, क्योंकि आपकी मसल्स एक तरफ ही अगर स्ट्रेच होती रहें तो दूसरी तरफ क्रैम्प, ब्लॉकेजेस या कुछ इस तरीके की इश्यूज हो सकते हैं। इसीलिए हर आसन के बाद आपको हर आसन के लिए काउंटर पोज करना जरूरी है। इन 4 बातों का ध्यान में रखते हुए हम आसना को अच्छे और सही तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे कि आपको फायदा होगा ना कि नुकसान, क्योंकि योगा एक दो धारी तलवार है, आपको फायदा और नुकसान दोनों पहुंचा सकती है। अब हम समझते हैं योग आसना और फिजिकल एक्सरसाइज में क्या फर्क है। आसना हमारी माइंड और बॉडी के बैलेंस के लिए है। फिजिकल एक्सरसाइज हमारी सिर्फ फिजिकल बॉडी के इम्प्रूवमेंट या उसकी स्ट्रेंथ बिल्डिंग के लिए होता है। बेसिक फर्क ये है कि आसना करते हुए आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पूरे टाइम सामान्य या थोड़ा ऊपर नीचे रहता है, किंतु फिजिकल एक्सरसाइज अगर आप करते हैं या जिम करते हैं तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हाई और लो बहुत ज्यादा वैरी करता है, जिस वजह से योग आसना आपकी बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जिस वजह से एनर्जी क्रिएट होती है, आप रिलैक्स होते हैं। योग आसना करने के बाद आपकी बॉडी रिजुविनेट होती है, रिलैक्स होती है एवं एनर्जी प्रोड्यूस होती है। किंतु फिजिकल एक्सरसाइज करने के बाद आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, जिसमें कि एनर्जी कंज्यूम होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, उसके बाद आप लेथार्जिक फील करते हैं। आसना करते हुए आपकी मसल्स स्ट्रेच होती हैं, अगर कोई ब्लॉकेज है वेन्स में या ब्लड सर्कुलेशन में वो क्लियर होता है, वो रिमूव होता है। किंतु फिजिकल एक्सरसाइज में आपकी मसल्स की टोनिंग होती है एवं डेवलपमेंट और स्ट्रेंथ बिल्डिंग के लिए होता है। तो यह कुछ फर्क है योग आसना और फिजिकल एक्सरसाइज में। योग आसना ना ही एक सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज किंतु आपकी बॉडी और माइंड दोनों के लिए है। इसीलिए आप चाहे योग आसना करते हो या फिजिकल एक्सरसाइज करते हो, उसको सही तरीके से करना जरूरी है। तो जो बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जो हमने बताया समझाया, हम उसको अब करके देखते हैं कैसे वो किया जाता है, क्या उनके नाम रहते हैं, क्या पोजीशन, क्या पोस्चर, क्या ब्रीदिंग पैटर्न रहता है। अब हम उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम ध्यान में रखेंगे कि योग आसन कैसे और कहाँ किया जाता है। इसको खुली हवा में, बालकनी में, छत पे या किसी ऐसी जगह कीजिएगा जहां पर खुली हवा आती हो। अगर आपके पास ऐसा नहीं हो कुछ, तो आप खिड़की खोल के इसको कर सकते हैं, किंतु बंद कमरे में एसी चला के या फैन चला के इसको करना अवॉइड कीजिएगा। ज़्यादा टाइट कपड़े जो आपकी बॉडी से चिपकते हो या कहीं ब्लड सर्कुलेशन रुके, आप ऐसे कपड़े अवॉइड कीजिएगा। अब बात करते हैं आसना को कितने प्रकार से किया जाता है। इसके 4 प्रकार होते हैं: सीधा लेटना, उल्टा लेटना, खड़े होकर करना या बैठकर करना। इनको इंग्लिश में सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन, स्टैंडिंग और सिटिंग पोजीशन बोला गया है। धीरे धीरे इन चारों की किस प्रकार से सीक्वेंस होती है और क्या क्या आसनों के नाम होते हैं, उनकी ब्रीदिंग पैटर्न अब हम सीखते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं सीधे लेटने से, या सुपाइन पोजीशन बोला गया है। इस प्रकार आप समस्थिति में लेट जाइए। समस्थिति लेटने में
उसी प्रकार से होती है जिस प्रकार खड़े होने में, जहां पर आपका ब्लड सर्कुलेशन सामान्य हो, आपका बॉडी वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो और ब्रेथ रिलैक्स हो। अब शुरुआत करते हैं। दोनों पैरों को जोड़ लीजिए, दोनों हाथों को, पाम को जमीन की तरफ फेस कर लीजिए। पहला आसन का नाम है पाद उत्थान आसन। इसको हम शुरुआत करेंगे अर्ध पाद उत्थान से। अर्ध मतलब हाफ, पाद मतलब पैर, उत्थान मतलब उठाना। धीरे धीरे इनहेल करते हुए पहले राइट लेग को उठाइए। इनहेल करते हुए धीरे धीरे इसको 30 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक धीरे धीरे लेकर आना है। आने के बाद इसको जितना हो सके होल्ड कीजिएगा, पर नीज बेंड मत कीजिएगा। एक्सेल करते हुए राइट लेग को धीरे धीरे नीचे। जितना टाइम इसको उठाने में लगता है उससे डबल टाइम इसको नीचे लाने में लगाइएगा। इसी प्रकार से लेफ्ट लेग के साथ इनहेल करते हुए धीरे धीरे पैर को ऊपर लाइए। अगर 90 डिग्री तक ना ला पाए, आप जितना भी कंफर्टेबली उसे ला सकते हैं उतना लेकर आइएगा। कृपया नीज बेंड मत कीजिएगा, बस ये जरूरी है, बाकी कुछ भी नहीं। स्ट्रेच करते करते, रोज प्रैक्टिस करते करते ये पैर सीधा भी हो जाएगा और कंफर्टेबली आप कर भी पाएंगे। एक्सेल करते हुए धीरे धीरे इसको नीचे लाना है, झटका नहीं देना है। अब करते हैं पूर्ण पाद उत्थान आसन, यानी कि दोनों पैर के साथ इनहेल करते हुए दोनों पैरों को नीज बेंड करे बिना ऊपर लेकर आइए। हाथों के सपोर्ट से आप इसको पकड़ भी सकते हैं। आप चाहें तो अपनी थाइस पे या एंकल पे या नीज पे इसको हाथ रख के होल्ड कर सकते हैं, बट नीज बेंड ना करना जरूरी है। जितना हो सके आप नॉर्मल ब्रेथ में इसको होल्ड कीजिए। 90 डिग्री तक नहीं आ पाए तो जितना भी आप कंफर्टेबली ला सकते हैं इसको उस पोजीशन पे होल्ड कीजिए और एक्सेल करते हुए धीरे धीरे नीचे। झटका नहीं देना है, लोअर बॉडी ही लिफ्ट करनी है, अपर बॉडी रिलैक्स रहेगी, हाथ ग्राउंड पे रहेंगे। बात करते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर या सीरियस बैक पेन या स्लिप डिस्क है तो आप इसको करना अवॉइड कीजिएगा। अवेयरनेस की बात करें तो आप लोअर एब्डोमेन या लेग्स पे जो स्ट्रेच आता है उसको ऑब्जर्व करके फील कीजिएगा। बेनिफिट्स में ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, लोअर बैक के लिए और पेरिनियल मसल्स के लिए हेल्प करता है। हर आसन के बाद रिलैक्स करना, नॉर्मल ब्रीदिंग में आना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए एक आसन और दूसरे आसन के बीच में गैप लेना बहुत ज़रूरी रहता है। ब्रीदिंग नॉर्मल होते ही शुरू करते हैं। दोनों पैरों को जोड़ लीजिए, हाथ जमीन की तरफ फेस करते रहेंगे। अब करते हैं अर्ध पवन मुक्त आसन। एक पैर को उठाकर राइट लेग से शुरुआत कर लीजिए। बिना नीज बेंड करे नीज को स्ट्रेट रखते हुए इनहेल करते हुए पैर ऊपर ले जाना है। एक्सेल करते हुए नीज को बेंड करना है। फिंगर्स इंटरलॉक करके नीज को चेस्ट के पास लाना है और अपर बॉडी उठा के नोज को नीज पे टच करना है। आसन का नाम है अर्ध पवन मुक्त आसन, यानी कि हाफ विंड रिलीजिंग पोज। अर्ध मतलब हाफ, पवन मतलब हवा और मुक्त मतलब रिलीज, इसीलिए अर्ध पवन मुक्त आसन। एक्सेल करते हुए पैर को धीरे धीरे नीचे लाना है, झटका नहीं देना है, नीज नहीं मोड़नी है। इसी प्रकार से दूसरे लेग के साथ कंप्लीट करने के लिए लेफ्ट लेग को भी इनहेल करते हुए नीज स्ट्रेट रख के ऊपर लेकर आना है। पूरा ऊपर लाने के बाद एक्सेल करते हुए धीरे धीरे नीज को बेंड करना है। फिंगर्स इंटरलॉक करके चेस्ट के पास लाना है और नोज को नीज पे टच करने का ट्राई करके नॉर्मल ब्रीदिंग में पोजीशन होल्ड करनी है। वापस इनहेल करते हुए पैर ऊपर, एक्सेल करते हुए धीरे धीरे बिना झटका दिए नीचे। अब करते हैं पूर्ण पवन मुक्त आसन। दोनों पैरों को जोड़कर दोनों पैर साथ में उठाकर इनहेल करते हुए 90 डिग्री तक लेकर आइए। धीरे धीरे एक्सेल करते हुए नीज को बेंड करना है। फिंगर्स इंटरलॉक करके दोनों पैरों को हक करके चेस्ट के पास लाना है और अपर बॉडी उठा के नोज को दोनों नीज के बीच में रखकर
नॉर्मल ब्रीदिंग में पोजीशन होल्ड करनी है। कंफर्टेबली जितना आप कर पाए उतना कीजिएगा। वापस इनहेल करते हुए पैर ऊपर, एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे नीचे। अब बात करते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के लिए। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस इसके लिए भी सेम रहेंगे। हाई ब्लड प्रेशर, सीरियस बैक कंडीशंस या स्लिप डिस्क में अवॉइड कीजिएगा। पवन मुक्त आसन डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए काफी हेल्पफुल रहता है। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, स्टेरिलिटी या इम्पोटेंस दूर होती है इनसे। इसके बाद सुपाइन पोजीशन से साइडवेज आप ऐसे लेट सकते हैं। इसको विष्णु पोज भी कहा गया है। अब हम करेंगे अनंत आसन, जहां पर आप राइट लेग को धीरे धीरे उठाते हुए बिना नीज को बेंड करे हाथों से टोस को पकड़ने का ट्राई करना है, कुछ इस प्रकार से। इनहेल करते हुए पैर ऊपर ले जाना है और एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे नीचे लाना है। इसको कहा गया है अनंत आसन। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें तो अगर आपको स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल, स्लिप डिस्क या कोई बैक प्रॉब्लम है तो आप इसको अवॉइड कीजिएगा। बेनिफिट्स की बात करें तो थाई मसल्स, लोअर एब्डोमेन की मसल्स को स्ट्रेच करने में हेल्पफुल रहता है। माइंड को रिलैक्स करने के लिए और बॉडी के बैलेंस के लिए काफी हेल्पफुल रहता है। अब आते हैं प्रोन पोजीशन पे। उल्टा लेटने को या पेट के बल ऐसे लेटकर आसन करने को प्रोन पोजीशन बोला गया है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मकर आसन से। मकर आसन के लिए दोनों एल्बोज से स्टैंड बनाकर हाथों को चीक्स पे रखकर इस प्रकार से लेट जाइए। इसको क्रोकोडाइल पोज भी कहा गया है। इनहेल करते हुए सेंटर और एक्सहेल करते हुए नेक के रोटेशन करते हुए आपको पैरों को देखना है। अगर आप लेफ्ट साइड मूव करते हैं तो आपको राइट लेग उठाकर उसका टोज देखने की कोशिश करनी है। इनहेल करके सेंटर, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट और राइट लेग को फोल्ड करके उसके टोज पर फोकस करने का ट्राई कीजिए। इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट और लेफ्ट लेग को फोल्ड करके टोज पे देखने की कोशिश। बेनिफिट्स की बात करें तो आपके लोअर बैक के लिए, अस्थमा के लिए, स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए हेल्पफुल रहता है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस में अगर आपको रिसेंटली कोई स्पाइन सर्जरी या शोल्डर में प्रॉब्लम रहती है तो आप इसको अवॉइड कीजिएगा। प्रेग्नेंट लेडीज इसको प्लीज ना कीजिएगा। आसन के बाद आप इस प्रकार से मत्स्य क्रीड आसन यानी कि फ्लैपिंग फिश पोजीशन में रिलैक्स कर सकते हैं। एक पैर को फोल्ड करके अपने सर को हाथ के सपोर्ट से इस प्रकार लेट के रिलैक्स कर सकते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग में आने के बाद ही आप उठकर दूसरे आसन के लिए तैयार हो सकते हैं। अब हम करेंगे सलब आसन यानी कि लोकस्ट पोज। इसके लिए दोनों हाथों को थाइस के अंदर ले जाकर सपोर्ट के लिए रख लीजिए। पाम को थाइस की तरफ फेस करके और चिन को जमीन पर रखिएगा। अर्ध सलब करने के लिए राइट लेग को धीरे धीरे बिना नीज को बेंड करे हाथों के सपोर्ट देकर उठा सकते हैं। इनहेल करते हुए ऊपर ले जाइए और जितना हो सके नॉर्मल ब्रीदिंग में होल्ड करने का ट्राई कीजिए। ध्यान रखिएगा चिन को जमीन पे ही रखिएगा। इस प्रकार से सर को या फोरहेड को जमीन पे टच मत कीजिएगा और ना ही अपर बॉडी को लिफ्ट कीजिएगा। आप पैर के सपोर्ट के लिए हाथों का सपोर्ट ले सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरे पैर के साथ बिना नीज को बेंड करे ऊपर उठाना है, हाथों के सपोर्ट देकर एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे नीचे लाना है। अब करेंगे पूर्ण सलब आसन। दोनों पैरों को इनहेल करते हुए धीरे धीरे ऊपर ले जाना है। जितना हो सके कंफर्टेबली उसको होल्ड करना है। नीज को बेंड नहीं करना और चिन को जमीन से लिफ्ट नहीं करना। हाथों के सपोर्ट से आप जितना हो सके होल्ड कीजिए। एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे वापस लाइए और रिलैक्स कर सकते हैं। बेनिफिट्स की बात करें तो एब्डोमिनल रीजन पे जो प्रेशर पड़ता है उस वजह से इंटरनल ऑर्गन्स की मसाज होती है। पैनक्रियाज, लिवर और किडनी जैसे ऑर्गन्स की भी मसाज होती है। अच्छे से फंक्शन करने के लिए बेनिफिशियल रहता है। ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। ब्लड की सप्लाई लोअर बॉडी में अच्छे से जा पाती है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें तो जो लेडीज प्रेग्नेंट हैं
या जिनको भी सीवियर बैक प्रॉब्लम रहती है वो इसको अवॉइड कर सकते हैं। हर आसन के बाद रिलैक्स करना, ब्रीदिंग नॉर्मल करना बेहद ज़रूरी होता है। इसके बाद आते हैं स्टैंडिंग पोजीशन में। स्टैंडिंग पोजीशन में आने के लिए प्रोन पोजीशन में इस प्रकार से आप हाथों के और पैरों के सपोर्ट से ऊर्ध्वमुख आसन में आइए। ऊर्ध्वमुख आसन यानी कि अपवर्ड फेसिंग डॉग। इनहेल करते हुए ऊपर और एक्सेल करते हुए अधोमुख आसन यानी कि डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोजीशन में। उसके बाद हाथों से क्रॉल करते हुए पादहस्त आसन यानी कि पैरों को हाथों के पास लेकर आइए और इनहेल करते हुए ऊपर ले जाके हस्त उत्थान आसन, हाथों को उठाकर प्रणम आसन में आते हुए रिलैक्स करना है। और इसी प्रकार से आप प्रोन पोजीशन से स्टैंडिंग पोजीशन में आते हैं। तो इस प्रकार से स्टैंडिंग पोजीशन के आसन करने के लिए सबसे पहले समस्थिति में आना जरूरी है। समस्थिति में आपको सीधे खड़े होकर ब्लड सर्कुलेशन और ब्रीदिंग को नॉर्मल करके दोनों पैरों पर बराबर वेट डिस्ट्रीब्यूट करके इस प्रकार से खड़ा होना है। अब आते हैं ताड़ आसन पर। समस्थिति से इनहेल करते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को उठाकर फिंगर्स को इंटरलॉक करना है और टोज के बल स्ट्रेच करते हुए पूरी बॉडी को लिफ्ट करना है। हाथों से स्ट्रेच करते हुए जब आप बॉडी लिफ्ट करते हैं तो जो प्रेशर है वो फिंगर्स पे ना आते हुए रिस्ट पर आना चाहिए। इसी प्रकार से आप टोज पर खड़े होकर नॉर्मल ब्रीदिंग में पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। इसके फायदे कुछ इस प्रकार हैं। ये आपके बॉडी के बैलेंस के लिए बेहद ज़रूरी होता है, ब्लड के नॉर्मल सर्कुलेशन के लिए बेनिफिशियल रहता है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड की स्ट्रेचिंग होती है, कहीं पर कोई नर्व में ब्लॉकेज हो या कोई नर्व प्रेशर से दब रही हो उसको रिलीज करने में हेल्पफुल रहता है, आपकी हाइट इंक्रीज करने के लिए बेनिफिशियल आसन है ये। धीरे धीरे एक्सेल करते हुए दोनों हाथों को नीचे लाकर समस्थिति में वापस आना है। एक्सेल करते हुए ही हील्स को भी ग्राउंड पर टच करना है और हाथों को नीचे लाना है साइमल्टेनियसली। इस आसन में कोई खास कॉन्ट्रा इंडिकेशंस नहीं बताए गए हैं। सिर्फ अगर आपकी एज या उम्र ज़्यादा है तो आपको अगर बैलेंस करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हील्स को लिफ्ट ना करते हुए नॉर्मल पोजीशन में ही बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं। अब आता है वृक्ष आसन यानी कि ट्री पोज। एक पैर को लिफ्ट करके दूसरे पैर की थाइस पर सपोर्ट देते हुए रखना है और इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर ले जाकर प्रणम आसन में बॉडी को इस प्रकार बैलेंस करना है। नॉर्मल ब्रीदिंग में जितना भी आप होल्ड कर पाए उतना कीजिएगा, बॉडी को स्ट्रेच मत कीजिएगा। इसके लिए टिप यही है कि आप किसी एक सिंगल पॉइंट पे अगर फोकस करते हैं तो आप आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। बेनिफिट्स में बॉडी के बैलेंस, स्ट्रेचिंग और इंटरनल ऑर्गन्स की मसाज के लिए बेनिफिशियल रहता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस सिर्फ अगर आप बैलेंस नहीं कर पा रहे तो पैर की पोजीशन आप अपने हिसाब से वैरी कर सकते हैं। आते हैं स्टैंडिंग पोजीशन से सिटिंग पोजीशन में किस प्रकार आते हैं। इस प्रकार इनहेल एक्सेल करते हुए प्रणमासन, इनहेल करते हुए हस्त उत्थान, एक्सेल करके पाद हस्त आसन, क्रॉल करते हुए आगे और नीज को ग्राउंड पे टच करके इस प्रकार बैठना है वज्रासन में। नीज को इस प्रकार मोड़ के बैक को स्ट्रेट करके जो बैठते हैं इसको वज्र आसन बोला गया है। ये सिटिंग पोजीशन का एक महत्वपूर्ण आसन है जो कि आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, किंतु बैक स्ट्रेट रहेगी और आपके हिप्स हील से टच रहेंगे। उसके बाद एक एक पैर को धीरे धीरे रिलीज करते हुए पश्चिमोत्तान आसन के प्रिपरेटरी पोज यानी कि स्टार्टिंग पोज में आना है। इसके लिए इस प्रकार आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए, पैरों को स्ट्रेट रखिए, नीज को स्ट्रेट रखिए और हाथों को जमीन पे टच करके बैक को एकदम स्ट्रेट रखने का ट्राई कीजिए। अब इनहेल करते हुए हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाकर एक्सेल करते हुए धीरे धीरे नीचे आना है। सर को नीज पे टच करने का ट्राई करना है और हाथों के सपोर्ट से आप पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। जितना कंफर्टेबली हो सके उतना ही आइएगा, कृपया बॉडी को स्ट्रेच मत कीजिएगा। इनहेल करते हुए वापस आना है, हाथों को धीरे धीरे जमीन पे टच करना है और रिलैक्स होके
इस प्रकार बैठना है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें तो अगर आपको अस्थमा, डायरिया या सीवियर बैक प्रॉब्लम है या कुछ लेडीज जो प्रेग्नेंट हैं वो अवॉइड कर सकते हैं। फायदे की बात करें तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम रेगुलेट होता है, इंप्रूव होता है। अब बात करते हैं काउंटर पोजेस की। हमने अभी तक जितने भी आसन करे पहले राइट लेग से करे, उसके बाद उसके काउंटर पोज लेफ्ट लेग से करे। इसी प्रकार से सिटिंग पोजीशन में जो हमने पश्चिम उत्तान आसन किया यानी कि फॉरवर्ड बेंड पोज जो हमने अभी किया, उसका काउंटर पोज रिवर्स बेंड पोज यानी कि पूर्व उत्तान आसन है। दोनों हाथों के सपोर्ट से इनहेल करते हुए इस प्रकार पूरी बॉडी लिफ्ट करनी है इंक्लाइंड स्लोप में। अगर आपको रिस्ट में प्रॉब्लम रहती है या बैलेंस करने में प्रॉब्लम आती है तो आप इसको अवॉइड कीजिएगा। तो इस प्रकार से इसको रिवर्स बेंड पोज यानी कि पश्चिम उत्तान आसन का काउंटर पोज माना गया है। इसको पश्चिम उत्तान आसन के बाद करना बेहद जरूरी रहता है क्योंकि हमारी बॉडी अगर आगे की तरफ यानी कि फॉरवर्ड बेंड होती है तो उसको रिवर्स बेंड करना भी उतना ही जरूरी होता है ताकि मसल्स रिलैक्स हो पाए, ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो पाए। तो आज हमने सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन एवं सिटिंग पोजीशन के आसनास को समझा, उनके ब्रीदिंग पैटर्न को समझ के अच्छे ढंग से करने का ट्राई किया और उनके काउंटर पोजेस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में भी जाना। तो इसी प्रकार से चारों बातों का ध्यान में रखते हुए आप चारों पोजीशन को इस सीक्वेंस में फॉलो कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं आपको योग आसन के बारे में काफी कुछ नया और अच्छा सीखने को मिला होगा। मैं विरल चावला आपको प्रणाम करते हुए विराम लेता हूं।